अवेयरनेस प्रोग्राम। आज 21 नवंबर है और 21 नवंबर को इंटरनेशनली गर्ड अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जाता है। गर्ड क्या है? गर्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसका ये उसका एक शॉर्ट फॉर्म है गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का, जिसको आम जबान में कहते हैं सीने की जलन, तेजाबियत और इसका मर्ज। हमने ये प्रोग्राम आज अरेंज किया है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और पाकिस्तान जीआई एंड लिवर डिजीज सोसाइटी की तावन से। और हमें इस प्रोग्राम के अंदर लाइव होने में हमें सपोर्ट कर रहे हैं गेट्स फार्मास्यूटिकल। मेरा नाम डॉक्टर नाजिश भट्ट है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान जीआई एंड लिवर डिजीज सोसाइटी की और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की। हमें आज ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर लुबना कमानी, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान जीआई लिवर डिजीज सोसाइटी की और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की। वेलकम डॉक्टर लुबना। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सज्जाद जमील। डॉक्टर सज्जाद जमील असिस्टेंट प्रोफेसर है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान जीआई लिवर डिजीज सोसाइटी के। डॉक्टर अरसलान विक्टोरिया भावलपुर हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में। वेलकम डॉक्टर अरसलान। और हमें डॉक्टर शाहिद जो हैं शाहिद अहमद पैटर्न हैं पाकिस्तान जीआई लिवर डिजीज सोसाइटी के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर अमानुल्लाह अब्बासी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं पाकिस्तान जीआई लिवर डिजीज सोसाइटी के। हम अपना बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं डॉक्टर लुबना को इनवाइट करूंगी कि वो वेलकम नोट दें और कुछ बताएं रिगार्डिंग गर्ड के बारे में। Thank you, Dr. Nazish, for your kind introduction. Assalamu alaikum to all audience and the speakers and participants. गर्ड जैसे नाजिश ने बताया कि हम पूरे साल में बहुत मरीज देखते हैं और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, जो गर्ड का वीक ऑब्जर्व करती है मंथ ऑफ नवंबर में। तो इस साल जो गर्ड का वीक है वो 21 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया जाएगा दुनिया भर में। तो हमने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं है, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे सवालात होते हैं। गर्ड एक कॉमन मसला है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जब ओपीडी करते हैं तो वो तकरीबन 30 to 40% तक पेशेंट्स गर्ड के देखते हैं एवरी डे इन द ओपीडी। और पेशेंट्स के बहुत सारे सवालात होते हैं कि गर्ड क्या है, कैसे बचा जाए, क्या इलाज है, क्या हमें ऐसी तदाबी या खाने में क्या खाना चाहिए जिससे हमें गर्ड की अलामात कम से कम हो। तो हमने कहा कि इस दफ़ा हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। संडे को काफ़ी सारे लोग अपने फेसबुक पे होते हैं, ये शाम का वक्त है चाय के साथ, तो के साथ उनको कुछ मालूमात भी फराहम की जाए। ओवर टू नाजिश। थैंक यू डॉक्टर लुबना। डॉक्टर प्रोफेसर अमानुल्लाह अब्बासी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और पीजीएलडीएस का पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग गर्ड के बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पीजीएलडी का और वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का। तो गर्ड जो है ये कॉमन डिजीज है हमारे पब्लिक की, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका मतलब ये होता है कि जो मैदे के तेजाबियत या उसके जो कंटेंट्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो अगर रिफ्लेक्ट हों, यानी ऊपर अगर खाने की नलकी में वो जा रहे हों, उससे जो अलामात ज़ाहिर हों, इसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। सो वक्त ज़रूरत अपने जो नाजरीन हैं हमारे, जो पब्लिक है हमारी, ज़ाहिर है ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, तो हमने ये ज़रूरत फील की, महसूस की कि हमें इस पे प्रोग्राम करना चाहिए और पब्लिक के साथ डायरेक्ट रिलेशन में आना चाहिए और उनके जो सवालात हों इससे कंसर्न, उसका सही तरीके से उनको जवाब दिया जाए और उनको फर्दर एडवाइजेस दी जाएं, उनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए जाएं और फर्दर ये कि उनको फ्यूचर के लिए अवेयरनेस भी दी जाए। बहुत शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सज्जाद जमील से कि वो गर्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं डॉक्टर सज्जाद।
गट के लिए हमारी पॉपुलेशन में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में? शुक्रिया डॉक्टर नाजिश, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पैनल का और PGLDS का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और हम वक्तन फ़वक्तन अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं ताकि आवाम के जो बहुत सारे सवालात हैं जो हम क्लिनिक में भी आंसर करते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू आंसर करें और हमारा मैसेज ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। जिस तरह डॉक्टर अमान अब्बासी ने बताया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का मतलब एसिड का रिफ्लक्स होना, और उसकी बहुत सारी जो है वो अलामात होती हैं, जिसको रिट्रोस्टर्नल बर्निंग या सीने में जलन या तेजाबियत का होता है की अलामत हैं। कुछ लोग सीने में दर्द की तकलीफ कहते हैं, जो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सीने में दर्द हार्ट पेन की जैसे मिमिक करता है। तो ये 2-3 अलामत होती हैं और उसकी जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो लाइफस्टाइल चेंज है, लाइफस्टाइल है। और हमारा कॉमन जो लाइफस्टाइल है, जो अर्बन लाइफस्टाइल है, वो लेट नाइट मील्स हैं। हम रात को देर को खाना कंज्यूम करते हैं और खाने के फ़ौरन बाद लेटना जो है वो इस चीज़ को प्रीडिस्पोज करता है कि जो हैवी मील्स हैं, फैटी मील्स हैं, उसकी वजह से एसिड कंटेंट्स हमारे फूड पाइप में या इसोफेगस में आते हैं, उससे अलामत फर्स्ट होती है। दूसरा, अर्बन लाइफस्टाइल में चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल, ये सब कैफीन और निकोटीन जो है ये खाने की नाली के लोअर एंड को रिलैक्स कर देती है, उससे भी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की अलामत वर्स होती हैं। अल्कोहल स्मोकिंग जो है ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से GERD या रिफ्लक्स की अलामत में इजाफा है, तो इजाफा हो सकता है। ओबेसिटी पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है और हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो वज़न की ज़्यादती जो है तो वो एक डायरेक्ट प्रेशर पर पेट के अंदर इंटरथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज करती है और वो भी प्रीडिस्पोज करती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को वर्स करने में, अलामत बढ़ाने में। तो लाइफस्टाइल, वज़न की ज़्यादती, खाने की बेतरतीबी, खाने की चॉइस ऑफ फूड जो है वो भी है कि अगर हम फैटी फूड ज़्यादा लेंगे और फाइबर कंटेंट कम होगा तो उसको भी हज़म होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और हमारी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं इस पर बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं कि अब स्लीपिंग स्टाइल है, पोस्चर है, वो सही नहीं होता, उससे भी रिफ्लक्स की अलामत में इजाफा हो सकता है। ये कॉमन लाइफस्टाइल और जनरल आपका सवाल था, इसका मुख्तसर से खुलासा है। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा अर्बन लाइफस्टाइल के बारे में कि हमारा अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और उसके अंदर ऑलमोस्ट कहें तो सारे फैक्टर्स ही ऐसे हैं जो गट का बाइस बन रहे हैं। हम लोग इस वक्त फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं और आज ऑडियंस से मुझे रिक्वेस्ट है कि वो अपने लाइव क्वेश्चंस भी हम लोगों से पूछ सकते हैं थ्रू मैसेजेस। अब मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर अरसलान राजा को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डॉक्टर अरसलान, आप हैं इस वक्त मौजूद, हमारे साथ हैं? जी डॉक्टर अरसलान, जैसे आपका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से है और आपकी ट्रेनिंग लाहौर की है, तो आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे पंजाब वालों में गढ़ के ऊपर? कितना गढ़ है पंजाब में, जनूबी पंजाब में, लाहौर में, और उसकी क्या वजूहात है? क्योंकि भावलपुर जो है वो एक थोड़ा देही इलाका है और लाहौर से भी आपकी ट्रेनिंग है वो अर्बन है, तो अब एक ही जैसे फैक्टर्स हैं या अलग फैक्टर्स हैं? Thank you, Dr. Nazish, for the kind invitation or for inviting me for the webinar. आपने जैसे बिल्कुल सही कहा डॉक्टर नाजिश, सबसे पहला इशू है ना हम पंजाबियों का, पंजाब के लोगों को चटपटे खाने का बड़ा शौक है। ये जब तक वो तेज मिर्च मसाले और कढ़ाइयाँ और घी ज्यादा इस्तेमाल ना करे तब तक इनको खाना हजम नहीं होता। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना रिफ्लक्स डिजीज का, बेसिकली इशू ये है कि हमने अपना जो लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, जो बेसिकली एक दरवाजा है स्टमक और खाने की नाली के दरमियान, इसको जितना रिलैक्स रखेंगे उतना रिफ्लक्स तेजाब ऊपर आना कम होगा। अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें, वो सब डाइटरी फैक्टर्स जो ये कहते हैं कि ये खाने हैं जो इस दरवाजे को इनकॉम्पिटेंट कर देते हैं या इसको रिलैक्स ज्यादा कर देते हैं, हम पंजाबियों में वो सारी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है। मिर्च मसाले हम ज्यादा खाएंगे, घी हम ज्यादा यूज करेंगे। अच्छा, फिर रिकमेंडेशन ये है कि खाना थोड़ा थोड़ा खाना है ताकि मैदा पूरी तरह भरे ना, ताकि अगर खाना आगे को जा रहा है तो आगे जाए, ऊपर को ना आए। हम 3-4 रोटियां तो आराम से खा जाते हैं, कढ़ाई खाएंगे तो हम 2 किलो कढ़ाई खाएंगे, यानी मील साइजेस हमारे इंक्रीज हो गए, स्पाइसेस बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा,
कमिंग फ्रॉम लाहौर टू साउथ पंजाब के लोगों में ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसी एंटर होना शुरू होते हैं ना, आपको यहाँ चाय का कॉन्सेप्ट बड़ा मिलेगा। रात को ये लोग इकट्ठे होते हैं, 8-10 लोग, चस्सी चाय, फलान चाय, हर तरह की चाय, गुड़ वाली चाय, जो चाय आप सोच सकते हैं वो यहाँ अवेलेबल है। लेट नाइट ड्रिंक करते हैं, चाय पीते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। अच्छा, जितनी ज्यादा ये रात को लेट चाय पियेंगे ना, उतना ये एलियस और रिलैक्स होता रहेगा। तो जो लाहौर में कॉन्सेप्ट था लेट नाइट फूड का था, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, यहाँ पे एक महफिल और चाय की महफिल का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। आप जहाँ देखेंगे आपको छोटे छोटे, जैसे ही आप पंजाब में एंटर होना शुरू होंगे, आपको छोटे छोटे होटल में स्टॉल्स नजर आएंगे, और टी स्टॉल्स में 8-8, 10-10 लोग बैठे हैं, चाय के कप चल रहे हैं, और वो चाय पी के उन्होंने सोने जाना है। कोई बीच में 3-4 घंटे का ब्रेक टाइम नहीं है, वॉक नहीं करनी, सीधा रिलैक्स करना है। तो यहाँ पे ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स खास चाय और ये चीजें, और लाहौर में जो हमारे हैं सारे स्पाइसी फूड्स हैं और फैट बहुत ज्यादा है, ये चीजें, ये सारे लाइफस्टाइल, जिस तरह डॉक्टर सज्जाद ने ऑलरेडी कहा, लाइफस्टाइल जो है ना हमारा, वो एक कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है टुवर्ड्स द रिफ्लक्स डिजीज। इसीलिए हम लोग और जितने हम ये चीजें खा रहे हैं, उतना ज्यादा हम ओबीस भी होते जा रहे हैं, फैट भी ज्यादा होता जा रहा है, तो उतना ज्यादा हम लोग खुद प्रोन हो रहे हैं टुवर्ड्स रिफ्लक्स डिजीज। ये एक मेजर फैक्टर दोनों एरियाज का, स्पाइसी फूड्स इन लाहौर एंड द टी स्टॉल्स इन भावलपुर एंड दिस एरिया, तो ये मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स रिफ्लक्स डिजीज। और आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि जो देहाती लोग हैं, हमारे ख्याल में ये है कि उनका कॉन्सेप्ट ये है खुराक प्योर है तो उनमें ये डिजीज कम होगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट उल्टा देहाती लोगों में ज्यादा हो रहा है। कॉन्सेप्ट चेंज होता जा रहा है। वो जो रात जगे थे ना, ये जल्दी सो जाते थे, उन्होंने अर्बनाइजेशन को ज्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनमें ये डिजीज प्रिवेलेंस अनफॉर्चुनेटली डे बाय डे इंक्रीज करती है। अभी मैं एक फेसबुक पे क्वेश्चन लाइव से ले लेती हूँ और डॉक्टर लुबना से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका आंसर दें। मखदूम ज़ादा साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि इफ एक पेशेंट अगर उसको GERD के सिम्टम्स हैं 3 साल से, तो क्या वो सर्जरी करवा सकता है, और क्या पाकिस्तान में GERD के लिए सर्जरी रिलायबल है? डॉक्टर लुबना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। GERD एक्चुअली बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है, उसमें से जैसे खाने का डॉक्टर अरसलान ने बताया, और जैसे मोटापा है डॉक्टर सज्जाद जमील ने, तो वो हमें देखना है उसकी वजह क्या है। अगर हाइटस हर्निया है तो उसकी भी सर्जरीज अवेलेबल है। अगर मोटापा है और एक सर्टेन BMI से ज़्यादा है, साथ में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ओबेसिटी के सर्जन्स इवेलुएट करते हैं, तो इनको ओबेसिटी की सर्जरी की ज़रूरत है। GERD एज सच के लिए कोई सर्जरी नहीं होती। GERD की वजह क्या है उसके लिए सर्जरी हो सकती है। हाइटस हर्निया है, लेकिन उसके बाद भी देखा ये गया है स्टडीज में, अगर हाइटस हर्निया की वजह से हाइटस हर्निया का ऑपरेशन हम करवा लेते हैं, तो भी पेशेंट्स को GERD की दवाइयों पे तकरीबन सारी जिंदगी रहना पड़ता है। तो ये सर्जरी भी इतनी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए रूटीनली हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे डॉक्टर अरसलान ने कहा है कि लेट नाइट चाय ना पिए, खाना ना खाएं। डॉक्टर सज्जाद ने यही कहा, मिर्च मसाले कम रखें, मोटापा, अपना वजन का ख्याल रखें। तो सर्जरी मुकम्मल कोई हल नहीं है GERD के लिए। GERD की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू डॉक्टर लुबना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा डॉक्टर अमानुल्लाह अब्बासी से है। GERD को किस तरीके से GERD का इलाज किया जाए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं GERD के ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ऑप्शंस? बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर नाजिश। असल में GERD का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है उनके काज पे, नंबर 1। नंबर 2, उसको हम जब ट्रीट करते हैं तो हम पहले कहते हैं जनरल मेजर्स, उसके बाद होते हैं स्पेसिफिक मेजर्स। स्पेसिफिक मेजर्स में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ऑप्शन। तो जो जनरल ट्रीटमेंट है वो काज पे भी डिपेंड करता है, वैसे भी एक जनरल ट्रीटमेंट सबके लिए है। नंबर 1 ये है कि आप जब भी कोई खाना खाएं तो कम से कम 2 घंटे के बाद आप
लेटें, इससे पहले आप लेटें नहीं। खाना खाने के बाद फौरन आपको झुकना नहीं है। तीसरे नंबर पे आप अगर ओवरवेट हैं तो आपको वजन अपना रिड्यूस करना है बाय डूइंग द डिफरेंट एक्सरसाइज। आप जिम ज्वाइन करें या घर में एक्सरसाइज करें। चौथे नंबर पे आपका डाइटरी मेजर्स, डाइट जो है वो जो बैलेंस डाइट है वही आपको यूज करनी है। मगर जैसे कि आप ओबीस हैं तो पहले तो आपको खाना रिड्यूस करना पड़ेगा। खाना रिड्यूस करेंगे, एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, तभी तो आपका वजन लूज होगा। अमूमन लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें साल हो गया पूरी एक्सरसाइज करते जा रहे हैं मगर अभी हमारा वेट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा। उसका रीजन यही है कि आप खाते जाएंगे और एक्सरसाइज करते जाएंगे तो इनपुट और आउटपुट जब एक जैसा ही होगा तो कहाँ से वेट रिड्यूस होगा। तो पहले आपको अपने डाइट पे भी फुली कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सरसाइज इफेक्टिव रहेगी। और उसके बाद आगे ये है कि जैसे आप स्पाइसी फूड, जैसे हमारे डिफरेंट दोस्त जो है वो कह रहे थे कि स्पाइसी फूड वो फूड जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ाते हैं उसे आपको अवॉइड करना है। तेज मिर्चें या मसाले जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा फैटी फूड यूज़ नहीं करना, मीठा ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी जो हकीकतन आपके मैदे को अपसेट करें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ाएं। और कोशिश ये करें कि आप अल्कली यूज़ करें, अल्कलाइन जो मीडिया है उसको यूज़ करें। कुछ लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, नो डाउट कि दूध अल्कली है मगर स्कीम्ड मिल्क का पहले आप ओबीस है तो स्कीम्ड मिल्क यूज करें, फुल्ली फैटी मिल्क आप यूज न करें। मेडिकल ट्रीटमेंट ये तो हो गया एक जनरल बायस। मेडिकल ट्रीटमेंट में मैं मोटी मोटी पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर डिटेल में हम जाएंगे तो टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में उसमें आपके कुछ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, एंटासिड्स हैं, इनका यूज है। वो डिपेंड करता है, अगर ऑलरेडी एक पेशेंट कोई एक ग्रुप ले रहा है तो आप उसका ग्रुप चेंज करें या उसका डोज बढ़ा दें, तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। और अंडरलाइन ये भी देखें कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के साथ कोई एच पाइलोरी एसोसिएशन तो नहीं है। तो आप एच पाइलोरी को पहले उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके स्टूल टेस्ट है या यूरिया ब्रेथ टेस्ट है पहले वो करें, उसको एस्टेब्लिश करें डायग्नोसिस को। अगर वो भी साथ में है तो पहले उसको एरेडिकेट करें। इसके अलावा जो है आपको जैसे ओमेप्राजोल, H2 रिसेप्टर, एंटासिड्स हो गए, अगर मैक्सिमम डोज पे भी इन्हीं से फायदा नहीं हो रहा है और आपने मुसलसल कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट किया है, फुल्ली एफर्ट की है, 3 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए मगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आप सर्जिकल रिव्यू करा सकते हैं। सर्जिकल डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे, अब उसमें एक अहम चीज ये है सर्जरी में ध्यान में रखनी कि अगर आप स्फिंक्टर को ज्यादा टाइट करेंगे तो फिर नए मसले में उलझ सकते हैं। तो ये बहुत सर्जरी मेरे नज़र में बहुत लास्ट एक्सट्रीम रिजॉर्ट होना चाहिए। कोशिश करें अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पे वो सेट हो रहा है। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सवाल ये करते हैं कि सर हम जब ये दवाई खाते हैं तो क्या लाइफ टाइम खानी है। तो मैंने तो वाकई भी देखा है, जब तक उसका अंडरलाइन काज आप रिमूव नहीं करेंगे, उस काज तक नहीं पहुंचेंगे, तो नो डाउट कि आपको ये ओमेप्राजोल या इसमेप्राजोल या पेंटाप्रोल जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं या H2 रिसेप्टर्स हैं वो लाइफ टाइम खाने पड़ेंगे। और कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या लाइफ टाइम खाने से हमें कोई साइड इफेक्ट होगा। मेरे ख्याल में आज तक तो काफी पेशेंट्स हैं जो 20 साल तो प्रैक्टिस करते हुए हमारा भी एक्सपीरियंस हो गया है, तो कोई मुझे नहीं दिखाई देता है कोई लॉन्ग रनिंग 10 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम नाइट टाइम पे या किसी भी टाइम पे उसका साइड इफेक्ट मैंने लॉन्ग रनिंग में देखा हो। अलबत्ता कोई रिपोर्ट कुछ है कि ओमेप्राजोल से शायद बोन जो है ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह पे कोई मतलब इनका इम्पैक्ट हो, मगर प्रैक्टिकली आई नॉट सीन दैट। तो ये है जनरल और स्पेसिफिक मेजर्स, और मजीद जो पब्लिक के सवाल होंगे तो इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। थैंक यू डॉक्टर अमानुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा डॉक्टर सज्जाद जमील से है। जैसे डॉक्टर अमानुल्लाह ने भी जिक्र किया एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप क्या समझते हैं कि एच पाइलोरी की इरेडिकेशन से गट के साइंस एंड सिम्टम्स में कुछ इम्प्रूवमेंट आती है, या एच पाइलोरी इरेडिकेशन गट के ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है? आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है?
नाजिश, अगर हम लिटरेचर रिव्यू करें तो इसका तो इन्वर्स रिलेशनशिप है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता अगर सिम्टोमेटिकली हम जब एंडोस्कोपी करते हैं और डायग्नोज करते हैं कि एच पायलरी पॉजिटिव है, मरीज एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरी रिफ्लक्स डिजीज जो है वो इसकी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी, और प्रैक्टिकली जब वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने तो सब कोर्स ले लिया, मेरा तो बैक्टीरिया भी नेगेटिव हो गया लेकिन मेरे अलामात तो बेहतर नहीं हुए, तो साइंटिफिकली देयर इन्वर्स रिलेशनशिप, बहुत फ़ायदा नहीं होता। थोड़ा सा जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम मेजॉरिटी जो डॉक्टर्स के पास GERD जो है ना, इसमें बहुत टीचिंग की बहुत ज़रूरत है और डॉक्टर्स के पास टाइम जो बहुत कम होता है। इसमें सिर्फ PPI या कोई भी दवा देना जो है इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हम मेहनत करें पेशेंट की लाइफ स्टाइल पर। जितनी अच्छी हमारी काउंसलिंग होगी और लाइफ स्टाइल पर हम डे बाय डे उस पर मेहनत करेंगे तो फिर हम ड्यूरेबल रिलीफ हासिल कर सकेंगे, वरना फिर हम यही होगा कि टेम्परेरी डॉक्टर साहब जब तक मेरी दवा चलती रहती मेरी अलामत कंट्रोल होती, जैसे अलामत दवाएं बंद हो, और एक डिपेंडेंस का फिनोमेना, और हम वो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म PPIs की एक लॉन्ग लिस्ट है जो साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसको एक लिमिटेड यूज़ करना चाहिए और बाकी सपोर्ट जो है लाइफस्टाइल से करना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फंक्शनल हार्ट बर्न, फंक्शनल चेस्ट पेन या फंक्शनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। 4-5 डिसऑर्डर्स हैं। उसका मतलब ये है कि हर सीने की जलन का ताल्लुक खाने की नाली से नहीं होता, और एक हम नॉन फंक्शनल रोम 5 में रोम 6 जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्लासिफाइड हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मुसलसल हमारे पास एक ही अलामात के साथ आ रहा है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सिर्फ एंडोस्कोपी फर्स्ट है, और उसमें अगर हमने एच पायलोरी रूल आउट कर लिया या ईजनोफिलिक ईसोफेजाइटिस को रूल आउट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप जो पीएच पेनिट्रेटरी या एंडोस्कोपिक जो है पीएच इम्पीडेंस टेस्टिंग करें। थोड़ा सा हमें जो अगर रिपीटेड पेशेंट आ रहा है तो हमें आगे जाना चाहिए और हमें चेक करना चाहिए कि क्या उसका मैनोमीटर में पीएच ड्रॉप होता है या नहीं होता, क्योंकि उस केस में हम जितनी भी मेरे की दवाएं, एसिड रिफ्लक्स की दवाएं देंगे उनसे फ़ायदा नहीं होगा, फिर हमें डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स यूज़ करनी पड़ेंगी जो रिफ्लक्स हाइपर सेंसिटिविटी या फंक्शनल हार्ट बर्न या फंक्शनल चेस्ट पेन को कंट्रोल करती हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कि जो अगर परसिस्टेंटली दे रहे हैं PPI दे रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया और टेम्परेरी रिलीफ हो रहा है या नहीं रिलीफ हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहिए। हमें मालूम है कि ये जो टेस्ट मैंने जिनका नाम लिया बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक स्टेप फर्दर ज़रूर कोशिश करनी चाहिए एग्जैक्ट कॉज तक जाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर सजाद। वेलकम डॉक्टर शाहिद अहमद। डॉक्टर शाहिद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर शाहिद अहमद, आर यू विद अस? डॉक्टर शाहिद, मैं बहुत पहले से ही बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। अच्छा, शायद वो जी जी। डॉक्टर शाहिद, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तो ड्यूरेशन ऑफ PPI, अगर फर्स्ट टाइम आपकी क्लिनिक में कोई पेशेंट GERD के साथ आता है तो हमें उसे एटलीस्ट कितने ड्यूरेशन के लिए ट्रायल मेडिसिन देनी चाहिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और सेकेंडली ये कि उसको एंडोस्कोपी के लिए हम कब रेफर करें? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जितने पॉइंट्स प्रीवियस स्पीकर्स ने हाईलाइट किए बहुत पर्टिनेंट हैं। जहां तक सवाल है कि कितने दिन तक आप जो है PPIs दें बिफोर गोइंग फॉर द एंडोस्कोपी। अच्छा, एक चीज तो ये है कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि हमने इस डिजीज के बारे में, जब भी हम किसी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो ये इम्पोर्टेंटली कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। सो थोड़ा सा ये है कि एक तो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस में एक मेडिकल टर्म यूज होती है बैरेट्स ईसोफेगस। अगर मुसलसल स्टमक से ईसोफेगस की तरफ एसिड थ्रो होता रहेगा या जाता रहेगा तो कुछ ऐसी चेंजेस जो मेडिकली डेवलप होती हैं, अल्टीमेटली ये चेंजेस इतनी डेंजरस हो सकती हैं कि वो खुदा ना खास्ता कोई प्री मैलिग्नेंट यानी ये कैंसर से एक स्टेप पहले या एक कैंसर के स्टेप की तरफ जनरेट हो सकती हैं। सो इम्पॉर्टेंटली ये है कि ये डिजीज जो है इटसेल्फ भी काफी ज्यादा एक वैल्यू रखती है इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस आर कंसर्न। अच्छा, अब जहां तक सवाल है इस बात का कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ PPIs में, जैसे डॉक्टर अमान ने भी कुछ साइड इफेक्ट्स हाईलाइट किए,
और सज्जाद जमील ने भी काफी ज्यादा उसको साइड इफेक्ट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की। और दिस इज अ रियल फैक्ट कि काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के। तो हमें केयरफुल होना चाहिए, ऑल्दो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इतनी कॉमन होती हैं कि आजकल परचून और पान की दुकान पे भी मिल जाती हैं, बट दीज आर द रियल फैक्ट्स कि उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो एक चीज तो ये है कि जब भी पेशेंट कोई आता है तो हम यूजुअली जो ट्रायल दे सकते हैं मेडिकेशंस का 4 to 6 वीक्स का, हमें प्रॉपर प्रोकाइनेटिक्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो एसिड सप्रेस करते हैं उसका ट्रायल देना चाहिए। और उसके बावजूद अगर उसके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, यानी कि मुसलसल का खांसना, या लॉन्ग रन में जाके वो आपको कंप्लेन कर रहा है कि कोई चीज मुझे अटकती है, फंसती है, खाना मुझसे सही से नहीं जाता। बाज दफा मरीज आके कंप्लेन करते हैं कि हम लोग सॉलिड ले लेते हैं लेकिन नीचे नहीं जाता, तो हम पानी पी के उसको नीचे गुजारने की कोशिश करते हैं। तो अपैरेंटली ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रेड साइंस ऑफ द गर्ट के अंदर या मेडिकल की डिक्शनरी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की डिक्शनरी में आती हैं। और इन पेशेंट्स को फिर हमें इमीडिएटली रेफर करना चाहिए फॉर द एंडोस्कोपी, ताकि हम एग्जैक्टली देखें कि अंदर अगर कोई डैमेज है तो वो किस नौयत की है और वो किस तरीके से अब मजीद ट्रीट हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई डैमेज नजर आती है हमें तो उसकी बायोप्सी हम भिजवाते हैं और उस बायोप्सी के अकॉर्डिंगली हम जो है फिर उसको मेडिकल एडवाइसेस फर्दर देते हैं। तो पीपीआई का ट्रायल एंड देन अगर कोई रेड साइंस है तो फिर एंडोस्कोपी की तरफ पेशेंट को रेफर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा डॉक्टर अरसलान राजा से है। डॉक्टर अरसलान, काफी सारे जीपीज जो हैं वो पेशेंट को गर्ड की डायग्नोसिस के लिए बेरियम सॉलो लिख कर दे देते हैं और कुछ लोग जो हैं उनको मैनोमीट्री भी एडवाइस कर देते हैं। तो आप इस पे कुछ रोशनी डालना पसंद करेंगे कि बेरियम सॉलो की क्या इंडिकेशंस हैं, इसमें जरूरत होती है नहीं होती, और मैनोमीट्री हमें गर्ड के सिम्टम्स में कब करवानी चाहिए? हर पेशेंट की करवा देनी चाहिए या कुछ खास पेशेंट्स की करवाने की जरूरत होती है? थैंक यू डॉक्टर नाजिश, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डिस्कशन। इस तरह डॉक्टर शाहिद ने कहा है, सबसे पहले जो चीज है ना, अगर आप एक पेशेंट को रिफ्लक्स डिजीज लेबल कर रहे हैं तो आप उसको लेबल कर रहे हैं कि ही विल हैव कॉम्प्लिकेशन इन द फ्यूचर इफ ही डजंट, अगर वो परहेज नहीं करता या वो मेडिकेशन नहीं लेता। तो एक पेशेंट को रिफ्लक्स डिजीज का पेशेंट लेबल करना, इसके लिए डॉक्टर को हिस्ट्री पे टाइम लगाना है, उसके सिम्टम्स पे टाइम लगाना है, मेक श्योर करना है क्या क्या उसको रिफ्लक्स डिजीज है भी या सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स हैं जिसको हम रिफ्लक्स लेबल कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने एक पेशेंट को रिफ्लक्स लेबल कर दिया, आपने एक स्टिग्मा उसके साथ अटैच कर दिया। और आप यकीन करें, नॉर्मल पेशेंट्स तो अपनी जगह, जब आप किसी डॉक्टर को भी कहते हैं ना आपको रिफ्लक्स डिजीज है, जो पहली चीज उसके दिमाग में आती है वो एंड वाली आती है कि रिफ्लक्स डिजीज अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे डॉक्टर शाहिद ने कहा बैरेट्स इसोफेगस आ जाएगा। तो वो जो एक कैंसर का स्टिग्मा आप पेशेंट के साथ अटैच कर रहे हैं, उसको लेबल कर रहे हैं कि अगर तुम्हें रिफ्लक्स डिजीज हो गया है और ये कंट्रोल नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू हैव अ कैंसर। उस कैंसर का लफ्ज से ही मरीज जो है ना एंजाइटी का पेशेंट, रिफ्लक्स से कुछ और ना एंजाइटी से चला जाएगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि एज अ डॉक्टर जब हमेशा पेशेंट हमारी क्लिनिक में आए, वी मेक श्योर कि हम उसके सिम्टम्स को सुने, समझें, उसके क्राइटेरिया देखें कि क्या सिम्टम्स हफ्ते में 2 दफा, हफ्ते में 3 दफा आ रहे हैं। जो मेजर सिम्टम्स हैं वो हैं मेजर सिम्टम्स, जिस तरह तेजाब का ऊपर को आना या खाने का ऊपर को आना, इन सब सिम्टम्स की एसोसिएशन रिफ्लक्स डिजीज के साथ प्रूवन है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कि अगर ये 2-3 सिम्टम्स पेशेंट को हफ्ते में 2 या 3 दफा लगातार रह रहे हैं तो फिर आप उसको रिफ्लक्स डिजीज लेबल कर रहे हैं। और लेबल करने के लिए देखें, रिफ्लक्स लेबल सिम्टम्स के साथ जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे आप एक पेशेंट को रिफ्लक्स डिजीज लेबल नहीं करेंगे। द रीजन इज वेरी सिंपल, जब आपने एक दफा पेशेंट को पीपीआई स्टार्ट कर दिया, आपने उसको एक मेडिसिन उसकी नॉर्मल रूटीन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी। डॉक्टर सजाद ने, डॉक्टर मालुल्ला ने, डॉक्टर लुबना ने, हम सब ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस किया। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि पेशेंट लाइफस्टाइल से जो सिम्टम्स है उसके ठीक हो जाए। जब आप एक पेशेंट को पीपीआई स्टार्ट कर देते हैं तो मेक श्योर कि आपने उसको रिफ्लक्स लेबल कर दी है। देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ आप इशारा तोड़ जाएं कुछ नहीं होगा, पुलिस वाला खड़ा होगा आप रुकेंगे। बाहर अगर आप किसी पेशेंट को
विदाउट लेबलिंग रिफ्लक्स डिजीज उसको आप पीपीआई स्टार्ट कर देते तो आपको ऑडिट होगा। वो पूछेंगे व्हाई यू आर गिविंग हिम अ पीपीआई, ऑन व्हाट बेसिस? कोई आपने इसका टेस्ट किया, आपने उसको डायग्नोज किया, या आपने डायरेक्ट पीपीआई स्टार्ट कर दिया? तो जो नंबर 1 गोल्ड स्टैंडर्ड है, देखें किसी भी चीज के लिए, बीमारी के लिए कोई ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जिससे हम उसको लेबल करते हैं कि इसको ये बीमारी हो गई है। जिस तरह एच पाइलोरी के लिए डॉक्टर इमानुल्लाह ने कहा एच पाइलोरी पॉजिटिव होगा तो हम एच पाइलोरी लेबल करेंगे, सिम्टम्स पे कभी भी एच पाइलोरी डायग्नोज नहीं होता। तो इसी तरह रिफ्लक्स डिजीज के लिए बड़ा जरूरी है, गोल्ड स्टैंडर्ड है कि आपने मैनोमेट्रिक स्टडीज करनी है। और क्यों मैनोमेट्रिक स्टडीज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर एक पेशेंट को मैनोमेट्री प्रूवन रिफ्लक्स डिजीज हो गया लेबल, देन यू विल हैव टू टेक पीपीआई, उसको लेना पड़ेगा। लाइफस्टाइल लेना चेंज के अलावा पीपीआई लेना पड़ेगा। कितना अर्सा लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, हो सकता है उसको सारी उम्र लेना पड़े। तो एक पेशेंट को आप एक लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे डायग्नोज किए बगैर नहीं डाल सकते। तो मैनोमेट्री तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और मेक श्योर कि आप तब लेबल करें जब आपको लगे कि पेशेंट के सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, हफ्ते में 2 या 3 दफा उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, उसकी लाइफस्टाइल को बॉदर कर रहे हैं, उसको अपने काम में कंटिन्यू नहीं करने दे रहे, आपकी जो एक नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लाइफ है उसको वो इतने ज्यादा बॉदर कर रहे हैं कि हाँ अब इस पेशेंट पे हमें कंफर्म है कि इसको रिफ्लक्स डिजीज है, वी नीड टू मूव स्टेप फॉरवर्ड। फिर तो मैनोमेट्री उसकी लाजमी कराएंगे और उसको लेबल करके फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। बेरियम जो है, बेरियम का इशू यही है जिस तरह डॉक्टर शाहिद ने कहा था, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अगर एक पेशेंट रिफ्लक्स डिजीज के साथ उसको डिस्फेजिया, खाना फंस रहा है उसके खाने की नाली में, या उसको वेट अनड्यू, एकदम से वेट कम होना शुरू हो गया, या रिफ्लक्स के सिम्टम्स एकदम से इम्प्रूव हो गए हैं। क्योंकि हमें ये बड़ा समझना जरूरी है कि एक बंदे को 10-15 साल से रिफ्लक्स चल रहा है, जैसे ही बैरेट्स इसोफेगस बनता है उसके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि बैरेट्स एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो उसके एकदम से आपको कहते हैं मुझे 15-20 साल से रिफ्लक्स का डायग्नोज पेशेंट हूँ, ऑल ऑफ अ सडन मेरे सिम्टम्स ही ठीक हो गए। इसका मतलब ये नहीं उसका रिफ्लक्स ठीक हो गया है, इसका बड़ा हाई चांस है कि उसने बैरेट्स मेटाप्लेजिया डेवलप कर दिया है और उसकी वजह से उसका प्रोटेक्टिव सिम्टम बेहतर होना शुरू हो गए। तो फिर आप बेरियम लाजमी कराएंगे अगर ये रेड फ्लैग साइंस आ रहे हैं। अदरवाइज शुरू में अनड्यू बेरियम की तरफ लेकर जाना पेशेंट को, मेरा ख्याल है उसके साथ भी ज्यादती है। और जिस तरह बेरियम अनड्यू एडवाइस होता है, इसी तरह अनड्यू वो भी होता है, रिपोर्ट भी होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे रेडियोलॉजिस्ट तो रिपोर्ट करते नहीं है, कोई जीपी रिपोर्ट कर देगा जिसे खुद नहीं बेरियम पढ़ना आता, वो पेशेंट के साथ जो एक एंग्जाइटी अटैच रहेगी वो कंटिन्यूस अटैच रहेगी। तो यस, रिफ्लक्स डिजीज डायग्नोज करना है सिम्टम्स की बेसिस पे, तो यू हैव टू गेट द मैनोमेट्री डन। लेकिन अगर मैनोमेट्री में रिफ्लक्स डिजीज आ गया है तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन देनी। तो ये हमने बड़ा सोच के ये टेस्ट एडवाइस करना है। थैंक यू डॉक्टर राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डॉक्टर लुबना से है। डॉक्टर लुबना, हमारे काफी सारे जो ईएनटी के कोलीग्स हैं और कार्डियोलॉजी के कोलीग्स हैं और पल्मोनोलॉजी के हमारे पास पेशेंट रेफर करते हैं कि इनके जो सिम्टम्स हैं, ये जो सिम्टम्स हैं लाइक चेस्ट पेन या उनको साइनोसाइटिस रिकरेंट, ये सब गर्ड की वजह से हो रहा है। तो इस पे आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपका क्या इस पे कहना चाहेंगी अवेयरनेस के लिए ऑडियंस को जिनको रिकरेंट ऐसे सिम्टम्स होते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे किताबों में भी लिखा है 30% ऑफ कार्डिक पेशेंट्स जो है वो हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओपीडी में आते हैं, क्योंकि पेशेंट्स अपने सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, जैसे उनको गैस, तेजाबियत, एसिडिटी हो रही है कि ये कार्डिक सिम्टम्स है कि नहीं। इसलिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को रुक के एक अच्छी हिस्ट्री लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको साथ में कुछ कार्डिक अलामात है कि नहीं, कि सांस हो रहा है, खाने के बाद चेस्ट टाइटनेस हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ओवरलैपिंग है। और जब आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं, इसको कार्डिक सिम्टम्स भी साथ में हो रहे हैं, लाइक हेवीनेस है खाने के बाद, एंजाइना टाइप सिम्टम्स है, या सांस फूल रहा है, या जॉ के अंदर कोई पेन आ रहा है, तो एक कार्डिक कंसल्टेशन करवाना लाजमी है। आप उसे गर्ड की दवा दे दें एसिडिटी, ताकि सिम्टोमेटिकली वो इम्प्रूव हो जाए। लेकिन ये मैं बताती चलूँ, गर्ड आपको तंग जरूर करेगा पूरी जिंदगी, लेकिन मारेगा नहीं। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करेगा, क्वांटिटी को खराब नहीं करेगा। तो कल ही मैंने एक पेशेंट देखा है, उसके सिम्टम्स ओवरलैप थे, मैंने उसको मेडिकेशन दी और नेक्स्ट रूम में क्लिनिक में कार्डियोलॉजिस्ट बैठा हुआ था। तब मैंने उनके पास रेफर किया
तो उन्होंने कहा दिस इज एंजाइना, रात ही को उसकी एंजियोग्राफी हुई है और उसमें स्टेंट हुआ है। तो ये कल ही की बात है बेसिकली। हमें जो है ओपिनियन ईएनटी और रेफरल्स मिलते हैं पल्मोनोलॉजी से भी कि लोग एस्थमा की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और एस्थमा ठीक नहीं हो रहा है। तो आप देखें कि कहीं इसको गर्ड या रिफ्लक्स सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रिफ्लक्स की वजह से भी क्रॉनिक कफ होती है स्पेशली रात को। तो इसलिए हम पहले इनिशियली रात को H2 ब्लॉकर्स देते थे, अब क्योंकि रैनिटिडीन बैन हो गई है तो हम फिर पीपीआई देते हैं या हम ओमिप्राजोल देते हैं, जैसे डेक्सटेंसोप्राजोल, जिसका 24 आवर एक्शन हो, ताकि रात को नाइट सिम्टम्स ना हो। जो नाइट की कॉफ होती है वो अक्सर मिस्टेक की जाती है, या तो ये अस्थमा है या ये रिफ्लक्स है। बार बार लोगों का गला खराब होता है, हमें ईएनटी वालों की तरफ से वो लेरिंगोस्कोपी करते हैं, उनको कंजेशन मिलता है, हमें ईएनटी की तरफ से भी रेफरल आते हैं कि इनका सोर थ्रोट हो रहा है, उसे देखें। हमें डेंटल की तरफ से भी रेफरल मिलता है कि डेंटल का जो एनामल है वो बहुत रैपिडली पास पेशेंट्स का खराब हो रहा है, डेंटल कैरीज लग रही है। तो रिफ्लक्स की वजह से ये भी मुमकिन है कि आपके दांत भी खराब होते हैं। तो ये रिफ्लक्स बहुत सिर्फ मैदे तक महदूद नहीं है, ये आपका है ना कॉफ भी करवा सकती हैं, आपका गला भी खराब कर सकती हैं, होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, बास पेशेंट्स को डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, और कभी कभार पेशेंट्स मिस कर जाते हैं और वो गैस्ट्रो ओपीडी में आ जाते हैं हालांकि उनको कार्डियक का इशू हो। क्विक हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हिस्ट्री पे ध्यान दें। गर्ड जो है ना वो बेसिकली हिस्ट्री पे डायग्नोज होता है। थैंक यू डॉक्टर लुबना। तो गर्ड सिर्फ एक सिंपल सीने की जलन उसकी अलामत नहीं है, उसके बहुत सारे चेहरे हैं जिसमें वो आपको रिकरेंट सोर थ्रोट, गले की खराश और साइनोसाइटिस होना है और टूथ डिके, दांतों का खराब हो जाना। अक्सर लोग मुंह में जलन के साथ भी आते हैं गर्ड के सिम्टम्स के साथ। तो गर्ड हैज मैनी फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर अमानुल्लाह से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका इस चीज से रिलेटेड काफी एक्सपीरियंस भी है। क्या है एंजाइटी, जहनी दबाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये गर्ड का बाइस बनते? डॉक्टर अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? अच्छा, देखें डिप्रेशन जो है ना वो उसमें देखिए, जैसे अभी डॉक्टर सजाद जमील ने एक इस पॉइंट को हाईलाइट किया जिसको हम फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कहते हैं। ये कॉमन है हमारी पब्लिक में, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर आप जनरल ओपीडी देखें तो मेडिसिन के अंदर जनरल ओपीडी में 80% जो है वो गैस्ट्रो के पेशेंट आते हैं, यानी जीआई रिलेटेड, और उस 80% में फिर गैस्ट्रो में 80%। मेरे ख्याल से इनका शायद इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर सज्जाद, आप ये सवाल जो एंजाइटी से रिलेटेड गर्ड है उसे मुकम्मल करना चाहेंगे? जी, थैंक यू डॉक्टर। बहुत ओवरलैप है जिस तरह आपने बताया सिम्टम्स में, और एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर रिफ्लक्स अगर डिजीज़ हो तो सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं, और फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन भी एज ए GERD दोनों सिम्टम्स हैं वो रिफ्लक्स के फर्स्ट टाइम भी हो सकते हैं। तो इसमें बट डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है। हमारा जो सिंपलेस्ट तरीका होता है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी क्लिनिक में यू कैन स्टार्ट समबडी विद द ट्रायल ऑफ PPI। आप दवा शुरू कर लेते हैं और फिर चेक बोलते हैं कि अगर आप इफ ही गेट्स रिस्पॉन्स, एक हफ्ते में अगर उसको बेहतरी नज़र आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा फैक्टर है टू कन्विंस समबडी फॉर अ साई क्लिनिक। ये बहुत मुश्किल सवाल है, बल्कि मुश्किल इसका ऑप्शन है कि आपने दवा दी, डॉक्टर साहब मैं 20% बेहतर महसूस कर रहा हूँ लेकिन अभी भी घबराहट बेचैनी है, रात को उठ जाता हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको पाकिस्तानी कम्युनिटी में क्योंकि टैबू है, साइकाइट्रिस्ट इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उससे मुलाकात करना जो है ना वो मेरे प्रैक्टिकली आई फील वेरी डिफ़िकल्ट कि हम किस तरह उनको कन्विंस कर सकें, किस तरह हम उसकी मुलाकात अरेंज कर सकें। तो वो ईजीएस्ट जो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक सिटाइलोप्राम का या SSRI का प्रिस्क्रिप्शन अक्सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की आर्मामेंटेरियम में मेरे की दवा के साथ नीचे कोने में 10 मिलीग्राम की एक दवा ऐड हो जाती है, जिसको मैं एडिक्वेट नहीं समझता। उसकी वजह ये कि सिर्फ गोली देना काफ़ी नहीं है,
उसमें आप जब तक उसकी डिजीज़ की बेसिस तक नहीं पहुँचेंगे, रूट कॉज तक नहीं पहुँचेंगे, उसका अगर कोई फैमिली स्ट्रेसर है या कोई सोशल स्ट्रेसर है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो 10 मिलीग्राम की गोली वो बहुत उसका मूड शायद एलिवेट कर दे, लेकिन आप हाफ वर्क करेगी, हाफ नहीं करे। तो मेरा तो देयर इज एन ओवरलैप ऑफ सिम्टम्स। एंजाइटी डिप्रेशन करते हैं, GERD वर्स भी हो सकती है, GERD फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर सकती है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का फ़र्ज़ है कि दवा शुरू करे और इफ़ देयर इज़ नो रिस्पॉन्स एक ओपिनियन या एक्सपीरियंस साइकाइट्रिस्ट के पास रेफ़र ज़रूर करें, ताकि ही इज़ द राइट पर्सन कि वो दवाओं को मॉडिफाई कर सके। नहीं कि हाँ, अगर आप किसी रूरल सेटिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ आपके पास चॉइस नहीं है, साइकाइट्रिस्ट की ईजी अवेलेबिलिटी नहीं है, तब मेरा मशवरा होगा जीपीज़ को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, तब वो SSRIs को या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को अपनी दवाओं के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जहाँ ये भी जानते हैं कि जो फंक्शन GI डिसऑर्डर जिनका नाम मैंने लिया, फंक्शन हार्टबर्न और रिफ्लक्स हाइपरसेंसिटिविटी ग्लोबस, इनमें इन दवाओं के बहुत अच्छे रोल भी हैं। तो आप इन एडिशन टू PPI आप जो है SSRI या TCA ऐड कर सकते हैं एंजाइटी डिप्रेशन। डॉक्टर मानुल अब्बासी। माफ कीजिएगा, थोड़ी सा लाइट का इशू था, इसीलिए थोड़ा लाइन हमारी कट गई। सो हम बात कर रहे थे कि डिप्रेशन जो है वो भी एक काज है जो है GERD लाइक सिम्टम्स का, जिसको हम फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज कहते हैं। उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया, स्टमक लेवल पे सिम्टम्स अराइजिंग इन द स्टमक, इन द इसोफेगस, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो कॉमन हमारे पास हैं वो जैसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, वो बहुत कॉमन है। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, ये बहुत कॉमन है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो नेक्स्ट कॉमन है, और उसके अंदर आपको पता है कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट है, डायरिया डोमिनेंट है, या मिक्स सिम्टम है, या अनटाइपेबल भी होता है। तो ये सारे जो हैं ये फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के पार्ट हैं। मगर अहम जो बात है वो ये है कि फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज को डायग्नोज करने से पहले आपको ऑर्गेनिक काज टोटली रिमूव किया जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको इन्वेस्टिगेशन फुली ऑर्गेनिक काज को रूल आउट करने के लिए करनी पड़ेगी। जैसे फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज आप जैसे लेबल कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर अरसलान ने बोला कि आप मैनोमेट्री करें, आप अगर कहीं एंडोस्कोपी की अवेलेबिलिटी है तो एंडोस्कोपी करें, अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो एक सिंपल बेरियम हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में, जिस सेटअप के अंदर एंडोस्कोपी अवेलेबल ना हो। मगर अल्लाह का शुक्र है आजकल मैं समझता हूँ कि एंडोस्कोपी काफी हद तक जो है वो अवेलेबल हो गई है डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर, प्रोविंसेस के अंदर। तो पहले आपको फंक्शनल लेबल करने से पहले ये सारा काजा जो है वो रूल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद क्राइटेरियाज है कुछ, जैसे रोम क्राइटेरिया, ये सारी क्राइटेरियाज आप यूज करेंगे, डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करेंगे। अगर वाकई वो फंक्शनल डिजीज है तो आप उसको ट्रीट करेंगे, अगर GERD निकलता है तो उसको ट्रीट करेंगे। तो फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज को ट्रीट करने की इंतहाई जरूरत है कि आप उसमें एंटी डिप्रेसेंट जैसे SSRI है, ट्राइसाइक्लिक एंटी। मेरे ख्याल से कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है। ओके, नेक्स्ट सवाल मैं डॉक्टर शाहिद से करना चाहूंगी। डॉक्टर शाहिद, मार्केट्स में बहुत सारी ओमिप्राजोल्स अवेलेबल है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर अवेलेबल है। अब एक नई दवा आई है वोनाप्राजोन के नाम से, जो पोटेशियम कंपेटिटिव इनहिबिटर है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या कौन सी दवा बेहतर है पेशेंट्स के लिए? अक्सर पेशेंट्स भी पूछते हैं कौन सी दवा से मरीज को स्टार्ट करना चाहिए। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। नहीं हाँ, अब थोड़ी आ रही। अच्छा देखिए डॉक्टर, ना एक चीज तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंटली हमें ये बात रियलाइज करनी होगी कि PPI नेवर बीइंग विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, यानी साइड इफेक्ट्स हैं। और अगर आप लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स, यानी अगर आप उसमें मेजर साइड इफेक्ट्स देखें तो एटलीस्ट 20-25 मेजर साइड इफेक्ट्स हैं, जिसके अंदर B12 की डेफिशिएंसी, नमूनिया,
इसी तरह से आपके पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का रिस्क, क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स में जो है वो पेट के अंदर इन्फेक्शन जिसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं, इसी तरह से बोन वीकनेस। तो पहली बात तो ये सिमिलरली रीनल इम्पेयरमेंट, यानी कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग बहुत ज्यादा टाइम्स पे हमने देखा है, इवन बड़े बड़े फिजिशियंस को देखा है हमने कि क्रॉनिक लिवर डिजीज का पेशेंट होता है वो पर्पजलेसली जो है वो पीपीआई ले रहे हैं। इसी तरीके से पेशेंट हैं जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, उनको पीपीआईज दी जा रही हैं बिकॉज ऑफ द लो हीमोग्लोबिन विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस, और फुल डोज में दी जा रही हैं। इवन कंसीडर नहीं किया जा रहा कि उसको डोज एडजस्टमेंट की जाए। तो एक तो ये चीज है कि पीपीआईज आर विद नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स। इसके ऊपर मैंने जो है इवन एक अपना साइनॉप्सिस भी लिखा है और उसके ऊपर वी आर ट्राइंग कि किसी तरह से ये पेपर कंप्लीट हो इंशाल्लाह, और बहुत सून हम जो है अपनी लोकल मार्केट का भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे कि हमारे यहाँ क्या है इसका। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि आप इतना फ्रीक्वेंटली पीपीआई देने के बजाय H2 receptor, although ranitidine is no more with us, but famotidine is very much in the business right now, also available. हमें famotidine के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। म्यूकस कोटिंग एजेंट्स जैसे आपका गेविस्कॉन है, अल्सेनिक है, वन कैन ट्राई दीज मेडिकेशंस इवन टू द पेशेंट्स, और पेशेंट्स को बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट भी होता है। अच्छा, दूसरा जो आपका ये है कि आजकल जो ये नई वोनाप्रोजोन का एक मार्केटेड बिजनेस डेवलप हुआ है और बहुत ज्यादा कंपनियां नाउ दे आर इन फोकस। अच्छा, लिटरेचर तो ये कहता है कि इसके एज कंपेयर टू पीपीआईज काफी कम साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब पीपीआईज हैज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स एज कंपेयर टू द न्यू प्रोडक्ट जिसको वोनाप्रोजोन। तो लेट्स सी, क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है कि अभी इसे आए हुए मार्केट में ज्यादा से ज्यादा हमारी सोसाइटी में आए हुए 4-5 महीने हुए। So hopefully we will do the research on this and do the comparative head-to-head trials, यानी हम ट्रायल्स करें, रिसर्च करें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को और इसको लेके वोनाप्रोजोन को, एंड ओनली देन वी कैन कंक्लूड कि जी कोई इसके साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है। बट मार्केटेडली यस, वोनाप्रोजोन इज देयर। अब इसकी एफिकेसी रिस्पॉन्स के हिसाब से भी वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा पता नहीं आप लोगों का क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट मैंने इसको यूज किया है। सॉफ्टर इंडिकेशंस में तो पेशेंट्स को फायदा है इससे, लेकिन बहुत ज्यादा सिम्टम्स मिसाल के तौर पे अल्सर्स के हैं या जीआई ब्लीड के हैं, तो उसके अंदर मैंने डेलिबरेटली इसको ट्राई करने की अभी कोशिश नहीं की, क्योंकि आई एम पर्सनली नॉट कंफर्टेबल के जी इसको यूज किया जाए जब तक कि कोई क्रॉस स्टडी हमारी सोसाइटी में नहीं हो जाती, तो ये करनी चाहिए। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर अरसलान से है। डॉक्टर अरसलान, ये पेशेंट, सपोज मैं पेशेंट हूँ और मैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाना खाऊं जिससे मेरी सीने की जलन कम हो, मैं कितना खाऊं और क्या चीज नहीं खाऊं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक पेशेंट के लिए सवाल। जो डॉक्टर लुबना, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक मैं पॉइंट प्रीवियस सवाल पे देना चाहूँगा। जो है ना मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, SSRIs हैं, सिटालोप्राम है, जितनी भी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, हमें एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये जो मेडिसिन हैं ये खुद भी रिफ्लक्स करती हैं, क्योंकि इनका जो साइड इफेक्ट है ना वो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर, जो ये दरवाजा है जो मिदे और खाने के दरमियान है, इसको इनकॉम्पिटेंट करती है। तो जब एक पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे और हम उसको एंटी डिप्रेसेंट्स पे डाल रहे हैं, तो हम उल्टा उसके सिम्टम्स को वर्सन कर रहे हैं। सेम इज द केस विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। एंटी हाइपरटेंसिव है, ये कैल्शियम चैनल जितने भी हैं ये भी लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। हम बल्कि ये जो एक्लेजिया कार्डिया होता है उसमें हम ट्रीटमेंट के तौर पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज कर रहे होते हैं। तो वी हैव टू बेयर इन माइंड कि जब हम ये मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इनका अपना साइड इफेक्ट है कि ये लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगी और रिफ्लक्स को उल्टा वर्सन करेगी। तो इस चीज को हम देखते हुए जब भी प्रिस्क्राइब करें तो ये देखते हैं कि क्या पेशेंट को इन्फेक्शन है पेशेंट्स की या एंजियोलिटिक्स की स्टार्ट करने से पहले। डिस्पेप्सिया में तो इनका बहुत अच्छा रोल है। इन मेडिकेशन को डिस्पेप्टिक सिम्टम्स में ज्यादा करते हैं क्योंकि डिस्पेप्टिया स्टमक से रिलेटेड है। रिफ्लक्स डिजीज में जब हम इनको प्रिस्क्राइब करेंगे तो
ज्यादा चांस ये है कि हम सिम्टम इंप्रूव करने के बजाय वर्सन कर देंगे। तो रिफ्लक्स पेशेंट की हिस्ट्री पे हम डिफाइन अच्छी तरह कर लें बिफोर प्रिस्क्राइबिंग दीज मेडिकेशन, क्योंकि वो नुकसान ज्यादा करेंगी फायदे के मुकाबले में। अच्छा, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है डाइट का, मैं ना पेशेंट्स को एक बड़ी सिंपल सी चीज कहता हूँ, ये मैंने बाहर भी ऑब्जर्व की, हमारा भी है। जो फूड, बड़ा सिंपल सा मैं पेशेंट को एक कहता हूँ, जो फूड आपको खुश कर देता है, खाने जिनसे आप एकदम से मूड एलिवेट हो जाता है, आपके अंदर एक सेरोटोनर्जिक सर्ज आ जाती है, ये सारे होते हैं सेरोटोनर्जिक फूड्स जो हमारे मूड को एलिवेट कर देते हैं। मैंने चॉकलेट खाई जी, मैं खुश हो गया। मैंने 2 केले खाए, मेरा एकदम से मूड एलिवेट हो गया। मैंने पिज्जा खाया, आई एम फीलिंग एलिवेटेड। तो ये जितने भी फूड्स हैं ये सारे आते हैं सेरोटोनर्जिक फूड्स में आते हैं। तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन से खाने ना खाया करूं। मैंने कहा जिन्हें खा के एकदम से छलांगे मारने को दिल चाहे ना, खुश होने को दिल चाहे, उनको अवॉइड करें ऑल टुगेदर। चॉकलेट्स, दे आर द नंबर 1 सोर्स ऑफ रिफ्लक्स डिजीज। चॉकलेट लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर को बिल्कुल खत्म कर देती है। कोला ड्रिंक्स हम बड़े शौक से पीते हैं। कोला ड्रिंक्स में अगेन कैफीन होती है, कैफीन फिर आपके लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर को खत्म कर देती है। कॉफी हम लोग लेते हैं, कॉफी का साइड इफेक्ट है कि उसमें कैफीन होती है, वो फिर आपके रिफ्लक्स डिजीज को खराब करती है। बनानास जो है, आप हैरान होंगी कि बनानास इटसेल्फ सेरोटोनर्जिक फूड और रिफ्लक्स को वर्सन करते हैं। तो वो फूड्स जो हम एज अ मूड एलिवेटर यूज कर रहे हैं, पिज्जाज हो गए, फ्राइड चिकन हो गया, चीज हो गई, चीज इटसेल्फ इज वेरी मच गुड मूड एलिवेटर। डिप्रेशन एकदम से खत्म होता है, इसलिए हम सारे पिज्जा, अच्छा पिज्जा का ओरिजिन हुआ है बाहर से, यूके यूएस से। रीजन ये है कि वहां पे डिप्रेशन बहुत कॉमन है। डिप्रेशन कॉमन है, सर्दी है, तो ये फैटी फूड बहुत ज्यादा लेते हैं। वहां पे पोक वगैरह भी बहुत ज्यादा यूज होता है, हमारे यहाँ बड़ा गोश्त बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब है जो रेड मीट है वो यूज हो रहा है, उससे हमारा मूड एलिवेट हो रहा है, हम अपने अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी फील करते हैं, वो हम ज्यादा खाएंगे। यानी गोश्त हो गया, मीठी चीजें हो गई, कोला ड्रिंक्स हो गए, वो फ्रूट्स हो गए जिनमें बनाना खास तौर पे जो आपके मूड को एकदम से सर्ज देते हैं, एलिवेशन देते हैं, उनको अवॉइड करें। फल ज्यादा खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। अच्छा, दूसरा, हम एज अ नेशन चटपटी कौम है, जब तक हम मिर्च मसाले लगा ना लें ऊपर दही बल्ले फ्रूट चाटों में, हमें सुकून नहीं आता। चाट मसाला इटसेल्फ इज द मेन रीजन फॉर रिफ्लक्स डिजीज, लेकिन वो जब तक हमारा खाना चटपटा नहीं होगा हमें हजम नहीं होगा। ग्रीन चिलीज हैं, ग्रीन चिलीज लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर को अच्छा खासा डैमेज करती हैं, लेकिन जब तक हम मसाले, वो हरी मिर्चें नहीं डालेंगे, हमारा खाने का जायका नहीं आएगा। तो ये सारे जो फूड्स हैं जो हमारे मूड एलिवेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, एट द कॉस्ट ऑफ रिफ्लक्स डिजीज है। इस तरह डॉक्टर शाहिद ने कहा, अगर हम सिर्फ ना प्रिवेंशन पे रहें, मेडिकेशन अवॉइड करें, क्योंकि मैं अगर अपने आप को कंसिडर करूं, मुझे रिफ्लक्स सिम्टम हो रहा है, इसका हरगिज मतलब नहीं मैं पीपीआई फॉर्म शुरू कर दूंगा, मैं पहले अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करूंगा। तो जब मैं अपने लिए ये चीज सोच रहा हूँ तो मेरे ख्याल में अपने पेशेंट के लिए भी ये सोचूंगा कि यार मुझे पता है ये साइड इफेक्ट्स हैं, पीपीआई मैंने यूज नहीं करना, तो इसको भी मैं कहूँ कि अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से हेल्दी फूड खाए, हेल्दी डाइट ले, ताकि आपके पास ये जो है रिफ्लक्स का सिम्टम कम होता जाए। तो मूड एलिवेटर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफ्लक्स डिजीज। थैंक यू डॉक्टर अरसलान। डॉक्टर नाजिश, मेरे ख्याल से हमारा टाइम अप हो गया है, तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज दे दें। Thank you panelists and our all guests who attended this program. Sorry for the inconvenience. We have some voltage fluctuations in our home. That's why हमारा connection थोड़ा unstable रहा। बहुत मालूमाती प्रोग्राम रहा, हमें काफी चीजें पता चली, छलांगे लगाने वाले फूड के बारे में पता चला, जो मुझे आज पहली दफा पता चला है कि कोई फूड खा के हमें छलांगे लगाने का भी दिल चाहता है, और वो गट के लिए नुकसानदेह है, जो है चॉकलेट। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। जो मेन इस पूरे प्रोग्राम का जो खुलासा है वो ये है कि जो मेन चीज है ट्रीटमेंट की और बचने की गट से, वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट आती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में है वजन अपना कम रखना, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, इन सब का कम से कम इस्तेमाल करना,
और जो है कोशिश करें घर का बना हुआ फूड खाएं, ताज़ा खाना खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ों से परहेज करें। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे मिस हो गए, जिसके अंदर एडिक्शंस है लाइक स्मोकिंग, गुटखा को और आती हैं। हम सबको अपने पेशेंट्स को अगर वो स्मोकिंग करते हैं या गुटखा, छालियाँ और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये समझाना चाहिए कि इसको क्विट करें। Okay, thank you once again for everyone participation. कम खाएं, अच्छा खाएं, stay safe. खुदा हाफिज. Thank you for attending the webinar. Thank you कहूँगी. अल्लाह हाफिज.